Hello everyone. Today I am going to discuss the amendments for June 2020 exam for the papers two papers, one in old syllabus, another in the new syllabus. Corporate restructuring, valuation and insolvency. That is in the old syllabus. And the another paper that is in the new syllabus, that is the corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. That is new syllabus. तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों पेपर्स में जो अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस हैं which are applicable for June 2020 exam that I am going to discuss in today's class. And वो पेपर्स कौन कौन से हैं? एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी जो कि ओल्ड सिलेबस का पेपर है, इन शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम CRVI, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी. एंड न्यू सिलेबस में जो पेपर है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप. दोनों पेपर के लिए सेम अमेंडमेंट्स हैं क्योंकि काफी हद तक सिलेबस भी सेम है. एंड जिसको शॉर्ट बोलते हैं CRIL and WU, that is corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. ये दोनों पेपर्स के लिए सेम अमेंडमेंट्स हैं फॉर जून 2020 एग्जाम. और जो मैं अमेंडमेंट्स कवर करने जा रहा हूँ किस पीरियड की, फ्रॉम द पीरियड अमेंडमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस रेलिवेंट फॉर दिस पेपर फ्रॉम 1st of July 2019 to 31st of December 2019. इन 6 महीनों में 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 इस पीरियड में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, इस पीरियड में जो भी चेंजेज हुए हैं विच आर एप्लीकेबल फॉर दीज टू पेपर्स, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी ओल्ड सिलेबस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप न्यू सिलेबस. इन दोनों पेपर्स में जो चेंजेस एप्लीकेबल हैं इन 6 महीने के पीरियड में एंड विच इज एप्लीकेबल फॉर June 2020 exam. That is what I am going to cover in today's class. इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं उनके पास लेक्चर्स एंड बुक मटेरियल्स दोनों 30 जून 2019 तक के अपडेटेड हैं. 30 जून 2019 तक की अपडेटेड चीज आपके पास ऑलरेडी है. 30 जून 2019 तक की अपडेटेड चीज आपके पास ऑलरेडी है. उसके बाद मैं ऐड ऑन कर रहा हूं फ्रॉम 1st जुलाई 2019 टू 31st दिसंबर 2019. इसका 30 जून 2019 तक की बुक और उससे रिलेटेड लेक्चर्स वो अपडेटेड आपके पास हैं. उसके बाद के मैं 6 महीने के अमेंडमेंट्स में आज के लेक्चर में कवर कर रहा हूँ. एंड फॉर इन बोथ द पेपर्स, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी ओल्ड सिलेबस, corporate restructuring, insolvency, liquidation, winding up new syllabus applicable for June 2020 एग्जाम. देखिए 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो आपके जून 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है. रीजन बिंग यू नो दैट ICSI गाइडलाइंस है कि सब हम मैं जून बोल रहा हूँ, अब तो जुलाई हो गया क्योंकि एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन, ठीक है, बट हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जून दिसंबर बोलते हैं, ठीक है. इसका मतलब इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो चेंजेस अमेंडमेंट 6 महीने पहले तक हुए हैं वो एप्लीकेबल हैं. इसलिए हम 31 दिसंबर 2019 तक कट ऑफ डेट ले रहे हैं. एंड इसके बाद जो 2020 में 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम.
तो आज की क्लास में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, किसके लिए कवर करने जा रहे हैं, आई थिंक दैट शुड बी क्लियर विद एवरी स्टूडेंट, दैट इज आई हैव डिस्कस इन द वेरी बिगिनिंग। नाउ मैं एक चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने बुक दे रखी है बच्चों को, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों को सेम बुक दे रखी है, खाली फर्क एक चैप्टर में मैंने कर रखा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो टॉपिक है, ओल्ड सिलेबस में बहुत ब्रीफ में जो बुक के अंदर ही दे रखा है, और न्यू सिलेबस में बहुत डिटेल में है, जो कि मैंने उसका अलग से सप्लीमेंट दे रखा है, ठीक है। तो वहां पे अलग बाकी सारे, इसलिए मैं पेज नंबर भी बोल सकता हूँ। हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का अमेंडमेंट मैं दोनों के अलग अलग तरीके से कराऊंगा, ओल्ड सिलेबस के अलग और न्यू सिलेबस के अलग, उस टॉपिक के। बाकी रिमेनिंग टॉपिक क्योंकि सेम बुक इज देयर, सेम पेज नंबर साथ दिए, तो मैं पेज नंबर भी बोल सकता हूँ, दोनों के लिए सेम ही होगा। लेकिन आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इससे रिलेटेड जो चेंजेस है उसके मैं लेक्चर नोट्स दोनों अलग अलग दूंगा, ओल्ड सिलेबस के अलग, न्यू सिलेबस के अलग, बिकॉज दोनों का मटेरियल भी मैंने अलग अलग दिया है। क्लियर? नाउ सबसे पहला हम अमेंडमेंट लेते हैं, और अभी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉमन फॉर बोथ द पेपर्स, कॉमन फॉर बोथ द पेपर्स। देखिए पहला जो चेंज, एक छोटा सा, ये अमेंडमेंट नहीं है, एक कह सकते हैं एमसीए क्लेरिफिकेशन है। चैप्टर नंबर 2 दैट इज मर्जर्स एंड अमलगमेशंस। मर्जर्स एंड अमलगमेशन, चैप्टर नंबर 2 मर्जर्स एंड अमलगमेशंस। इस कॉन्टेक्स्ट में पेज नंबर 51-52, इन दो पेजेस में, पेज नंबर 51-52, इन दो पेजेस के ऊपर एक टॉपिक आपका है जो 51 से स्टार्ट होता है। आप देखोगे ऑन द बॉटम ऑफ पेज नंबर 51 एंड इट गोज अप टू द नेक्स्ट पेज नंबर 52। एक टॉपिक दे रखा है आपका, डेट ऑफ अमलगमेशन। और ट्रांसफर डेट और अपॉइंटेड डेट। डेट ऑफ अमलगमेशन और ट्रांसफर डेट और अपॉइंटेड डेट, एक टॉपिक, या इफेक्टिव डेट भी दे रखा है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक एमसीए क्लेरिफिकेशन है, एंड वो एमसीए क्लेरिफिकेशन देखिए क्या है रिगार्डिंग दिस ट्रांसफर। एमसीए क्लेरिफिकेशन में डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टॉपिक, एमसीए क्लेरिफिकेशन है, व्हाट इज दैट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्लेरिफिकेशन दिया है रिगार्डिंग दिस अपॉइंटेड डेट और इफेक्टिव डेट, और ऑल्सो कॉल्ड द डेट ऑफ अमलगमेशन। इट सेज दैट, क्लेरिफिकेशन क्या कहता है? क्लेरिफिकेशन में 4 पॉइंट्स है, मैं डिस्कस करता हूं। इट सेज दैट नंबर 1, एज पर एमसीए क्लेरिफिकेशन, एज पर सेक्शन, दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 232 सब सेक्शन 6 जो आपका अपॉइंटेड डेट के बारे में बताता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में क्लेरिफिकेशन है से ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए सबसे पहले जब जो it says that clarification scheme must contain an appointed date, मतलब कंपनी की तरफ से स्कीम तैयार होगी, उसमें अपॉइंटेड डेट जरूर होना चाहिए। ये अपॉइंटेड डेट दो तरीके से लिखी जा सकती है। इट कैन बी अ फिक्स कैलेंडर डेट, इस हमने एक डेट ही मेंशन कर दी साहब, ये हमारी अपॉइंटेड डेट होगी, इस दिन से हमारी स्कीम ऑफ अमलगमेशन इफेक्टिव होगी। या आप ये भी कर सकते हैं कि सब रादर देन फिक्स कैलेंडर डेट, it can be a date which is tied with some event, occurrence of event, कि सब so and so event होगी, या ऐसा होगा, या परमिशन या अप्रूवल मिलेगी, whatever, तब जाके हमारा आपको that date, the date will get this permission or this condition is fulfilled, that date will be taken appointed date। तो दोनों तरीके से अकॉर्डिंग टू एमसीए क्लेरिफिकेशन स्कीम में मस्ट कंटेन द डिटेल्स ऑफ अपॉइंटेड डेट। अब दो तरीके से अपॉइंटेड डेट दे सकते हैं, एक फिक्स कैलेंडर डेट दे सकते हैं कि साहब ये जैसे आपने लिखा 1 अप्रैल 2020 ये हमारी अपॉइंटेड डेट है, और दूसरा तरीका है कि आपको डेट मेंशन करने के बजाय लिख सकते हैं so and so date, so and so event, the date will happen, that date will be taken as the appointed date। It means आपने कोई डेट फिक्स नहीं की है, आपने कोई इवेंट स्पेसिफाई कर दिया, ऑन द अकरेंस ऑफ so and so event that
the event occurs, that date will be taken as the appointed date. सेकेंड पॉइंट जो एमसीए क्लैरिफिकेशन में कहा गया है, जो अपॉइंटेड डेट आपने अपनी स्कीम में मेंशन की है, सेम अपॉइंटेड डेट विल आल्सो बी कंसीडर टू बी, उसी को एक्विजिशन डेट मानेंगे। क्योंकि एमसीए अमेंडमेंट नहीं है, एमसीए क्लैरिफिकेशन, बट आई थिंक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो अपॉइंटेड डेट आपने स्कीम में मेंशन की है, दैट शैल आल्सो बी डेटेड एक्विजिशन डेट और यू कैन डेट ऑफ ट्रांसफर कंट्रोल in the context of accounting standards as well as Ind AS 103, that in the context of business combination। आपने इस चैप्टर में शुरू में सब पढ़ा होगा, मर्जर अमलगमेशन चैप्टर में शुरू में सब चीजें आई थी, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 रिलेटिंग टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, वहां पे एक टर्म आता है एक्विजिशन डेट। तो जो अपॉइंटेड डेट आपने स्कीम में मेंशन की है, उसी को एक्विजिशन डेट मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ इन AS 103 विच इज रिलेटिंग टू बिजनेस एक्विजिशन। नाउ थर्ड पॉइंट क्या रिलेटिंग टू द इन द एमसीए क्लैरिफिकेशन, बोला अगर आपने वही फिक्स कैलेंडर डेट ली है और डेट आपने कोई पुरानी ली है, ओल्ड, मतलब स्कीम आपने आज फाइल की है लेकिन आपने पहले की डेट ली, इस डेट से इफेक्टिव होगा, ले सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सब देना चाहते हैं, लेकिन वो डेट अगर बहुत पुरानी है, लेट्स से मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन टू द NCLT, जिस दिन आप NCLT एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फॉर द अप्रूवल ऑफ द NCLT, उससे 1 साल से भी ज्यादा पुरानी डेट आपने, मतलब आज फाइल कर रहे हैं मान ली लेट्स से, और आप 1, 1.5 साल 2 साल पुरानी डेट डालें कि साहब ये डेट हमारी अपॉइंटेड डेट है, इन दैट केस का जस्टिफिकेशन भी आपको स्कीम में देना पड़ेगा, इतनी पुरानी डेट आपने क्यों ली है। जस्टिफिकेशन हैज टू बी गिवन इन द स्कीम कि व्हाई सच अ ओल्ड डेट, मतलब 2, 4, 6 महीने पुरानी डेट नहीं चलेगा, उसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, बट इफ इट इज वेरी ओल्ड, इनफैक्ट जनरली मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, देन इन दैट केस द जस्टिफिकेशन हैज टू बी गिवन इन द स्कीम इटसेल्फ व्हाई सच अ ओल्ड डेट हैज टू टेकन, एंड that should not be against the public interest, that should not be against the public interest, मतलब आपकी इतनी पुरानी डेट से लेने से कोई पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर 4, अगर आपने कोई अपॉइंटेड डेट जो ली है, जो स्कीम में मेंशन की है, इफ दैट इज टाइड अप विद सम इवेंट, अभी बता ना कुछ इवेंट के साथ ऐसा होने के ऊपर, सो एंड सो थिंग द डेट विल हैपन, उस दिन आपको व्हाट विल हैपन, what will the scheme will come into effect। अगर किसी इवेंट से अगर वो टाइड अप है, टाइड अप विद सम इवेंट, इन दैट केस इट सेज दैट अगर वो इवेंट बहुत बाद में होती है, आपने अगर याद होगा सेक्शन 232 सब सेक्शन 5 में एक पॉइंट है, जिस दिन NCLT ने स्कीम को अप्रूव कर दिया, उसके विद इन 30 डेज NCLT की ऑर्डर की कॉपी ROC को फाइल करना है। सेक्शन 232 सब सेक्शन 5 में आप जानते हैं पॉइंट रिक्वायरमेंट है। तो पता लगा कि ROC को फाइल हो गया, अभी वो इवेंट हुई नहीं है, वो इवेंट और उसके बाद हो रही है, इसका अभी तक अपॉइंटेड डेट फिक्स नहीं हुआ हमारी, तो ROC को इस बात की नॉलेज ही नहीं। इट मीन्स अगर इफ द अपॉइंटेड डेट इज टाइड अप विद सम इवेंट एंड वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड द कॉपी ऑफ द NCLT ऑर्डर विद द ROC एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 232 सब सेक्शन 5 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द NCLT ऑर्डर, और अभी तक वो इवेंट हुई नहीं है, इसका वो अपॉइंटेड बात की होगी, ROC को तो इसकी जानकारी नहीं कि आप तो स्कीम पहले ही फाइल कर चुके। तो लॉ इसमें एक एमसीए ने क्लेरिफाई किया कि अगर ऐसा है तो ऐसा कीजिए, जब भी वो इवेंट होती है उस इवेंट वाले डेट को ही क्या होगा अपॉइंटेड डेट मानेंगे, उससे 30 डेज के अंदर ROC को उस डेट की जानकारी आपको अलग से फाइल करके देनी है, सो दैट ROC के रिकॉर्ड में बजाए व्हाट इज द अपॉइंटेड डेट, व्हाट इज द डेट ऑन विच द स्कीम केम इनटू इफेक्ट, दैट्स आइडिया इन केस अगर ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ROC को फाइल करने से पहले, NCLT की ऑर्डर की कॉपी फाइल करने से पहले अगर वो अपॉइंटेड डेट फिक्स हो जाती है, इवेंट हो जाती है वही, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है एंड ऑलरेडी आप ROC को फाइल कर चुके हैं NCLT ऑर्डर की कॉपी, उसके बाद वो इवेंट होती है, इट मींस दैट डेट इज द अपॉइंटेड डेट। इन दैट केस आपको एक सेपरेट फाइलिंग करनी पड़ेगी, ROC को इंटीमेशन देनी पड़ेगी अबाउट दैट अपॉइंटेड डेट विद इन 30 डेज ऑफ द डेट दैट स्कीम कम्स इनटू इफेक्ट, मतलब इफेक्टिव वही होगी जिस दिन इवेंट होगी, जिस दिन इवेंट वहां से 30 दिन के अंदर अलग से इसकी जानकारी ROC को देनी होगी। These are some points which has been clarified by the MC in the context of appointed date in the context of the topic mergers and amalgamation. ये सब कुछ आपके नोट्स मिलेंगे, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने इसको समझा दिया क्या चीज है।
Now coming to some changes in the topic takeovers. जो आपका चैप्टर नंबर 5 है टेक ओवर्स, उसमें आपका एक टॉपिक एग्जेम्पशन फ्रॉम द एग्जेम्पशंस फ्रॉम द ओपन ऑफर, जिसमें रेगुलेशन 10, 11 डिस्कस करते हैं, लेकिन जो भी अमेंडमेंट्स होता है रेगुलेशन 10 के अंदर ही है। एंड वो एग्जेम्पशन वाले टॉपिक में कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, देखिए क्या है इसमें। एक सबसे पहले पेज नंबर 196 पे टॉपिक है आपको जनरल एग्जेम्पशन फ्रॉम रेगुलेशन 3 एंड 4। जनरल एग्जेम्पशन फ्रॉम रेगुलेशन 3 एंड 4, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। उसमें आप रेगुलेशन 10(1)(d) देखोगे, रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज डी, उसमें उस लाइन एक सेंटेंस है, उसके अंदर एक बीच में एक टर्म आ रहा है अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मैं पूरा पढ़ देता हूं। इसके अंदर 10(1)(d) की पूरी लैंग्वेज, एक्विजिशन परसुएंट टू स्कीम मेड अंडर सेक्शन 18 ऑफ सीका 1985 और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग टारगेट कंपनी एज ए ट्रांसफर कंपनी परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑब्लिक ट्राइब्यूनल और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इतना पोर्शन, ये जो 4 वर्ड्स हैं ये डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि अब कोर्ट और ट्राइब्यूनल के अलावा कुछ और है नहीं। पहले कोर्ट हुआ करता, अब ट्राइब्यूनल हो गया, एनसीएलटी और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इन 4 वर्ड्स को डिलीट कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इसको डिलीट कर दीजिएगा, आगे कंटिन्यू हो जाएगा अंडर एनी इंडियन और फॉरेन लॉ एज इट रह जाएगा। तो दिस वर्ड सब, ये सब नोट्स में मैं लिखा क्या डिलीट करना, सबको आपको नोट्स मिल रहा है, उसको सब कुछ लिखा हुआ है। और इसी तरीके से सेम पेज नंबर 196 पे रेगुलेशन 10(1)(i), रेगुलेशन 10(1)(i), इसमें एक वर्ड है स्कीम, रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज आई। इसमें देखिए मैं पढ़ रहा हूं, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय द लेंडर्स परसुएंट टू कन्वर्जन ऑफ द डेट एज ए पार्ट ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। अब वो स्कीम वर्ड हटा दिए, खाली डेट रिस्ट्रक्चरिंग, बाकी सब कंटिन्यू, इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। तो स्कीम वर्ड इसमें आपको डिलीट होगा, द वर्ड स्कीम हैज टू बी डिलीटेड। एक्चुअली क्या है, पहले ना कन्वर्जन डेट इंटू इक्विटी, बहुत सारे बोरोवर्स की फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ जाती थी, तो लेंडर्स सपोर्ट करते, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए आरबीआई कई तरह की स्कीम्स थी, लेकिन वो सारी स्कीम्स अबॉलिश हो गई हैं। इसे स्कीम वर्ड हम हर जगह से हटा रहे हैं, और उसकी जगह आपको एक्चुअली जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो चीज प्रोविजन है वो उसकी जगह काम करेंगे। दैट्स वाई स्कीम वगैरह हट रहा है। नेक्स्ट दैट इज द, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है रेगुलेशन नंबर 10(1)(i) है। रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज आई है, ये पूरा का पूरा ओमिट हो गया, पॉइंट ही पूरा ओमिट कर देना, कंप्लीटली ओमिटेड ऑन द सेम पेज नंबर 196, कंप्लीटली ओमिटेड। ये कंप्लीटली ओमिट हो गया है। एक्चुअली इसमें भी आप देखो फिर वही स्कीम नोटिफाइड बाय द आरबीआई, सब चीजें क्योंकि अभी हट गई हैं तो इसको हटा दिया मैंने, पूरा का पूरा पॉइंट रेगुलेशन 10(1)(i) ये आपको पूरा हट गया। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 197, नेक्स्ट पेज पे सेम टॉपिक, एक आपको दे रखा है जनरल एग्जेम्पशन फ्रॉम रेगुलेशन 3। एक वो पहले था जनरल एग्जेम्पशन फ्रॉम रेगुलेशन 3 एंड 4, ये जनरल एग्जेम्पशन फ्रॉम रेगुलेशन नंबर 3। इसमें लिखा ना सब रेगुलेशन 2, 3 एंड 4 ऑफ रेगुलेशन 10 एग्जाम्स द फॉलोइंग एक्विजिशन फ्रॉम ओपन ऑफर, स्टार्टिंग में पेज नंबर 197 सुपर ऊपर। उसमें जो पहला पॉइंट एक्विजिशन अंडर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग एज पर द स्कीम नोटिफाइड बाय आरबीआई not involving the change of control provided such scheme is authorized by special resolution by post office section 210 रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2, ये पूरा एबॉलिश हो गया अगेन, क्योंकि यहाँ पे स्कीम आरबीआई की समझ आता, सारी स्कीम एबॉलिश हो गई जो आरबीआई ने इस कॉन्टेक्स्ट में बना रखी थी। तो रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2 एबॉलिश हो गया, ओनली सब रेगुलेशन 2 ये एबॉलिश हो गया। अरे इसकी जगह नया आ गया रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2A, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 10(2) हटा के 10(2)(a) हो जाएगा, ठीक है। तो एक नया आ गया रेगुलेशन नंबर 10(2)(a),
न्यू सब रेगुलेशन 2A ये ऐड हो गया, मतलब सब रेगुलेशन 2 अबॉलिश हो गया, उसकी जगह 2A नया ऐड हो गया। वो क्या है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। व्हाट इज दैट? रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2A, ये नया ऐड जो है क्या बोलता है? इट सेज दैट कि मान लिया एक कंपनी एक्स लिमिटेड, इस कंपनी के टोटल वोटिंग राइट्स मान लिया 100 है। इसमें से कुछ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑब्वियसली कंपनी के प्रोमोटर्स होल्ड कर रहे थे, एंड वो कैसे इक्विटी शेयर्स थे? दे वर द इक्विटी शेयर्स विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स। अब बोलेंगे सर ये क्या चीज है? ये एक्चुअली रिसेंटली सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 दोनों अमेंड हुए हैं, एंड दोनों में ये नया कंसेप्ट आ गया, इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट। जब ब्रीफली बता दूं क्या चीज है, जैसे कंपनी लॉ में पढ़ता हूं ना, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, जो कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। तो जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स में पढ़ते हो उसमें क्या होता है कि हम राइट्स में वेरिएशन कर सकते हैं, कि जो वोटिंग राइट ज्यादा दे दिया। तो कैपिटल मार्केट लॉज में अभी तक ये कंसेप्ट नहीं था, कंपनी जाके अलाउ करता, बट कैपिटल मार्केट लॉज में अलाउड नहीं था। रिसेंटली अमेंडमेंट करके अलाउ कर दिया, एंड उसको नाम दे दिया इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स। इस केस में क्या हो सकता है कि सब वोटिंग राइट ज्यादा हो सकते हैं प्रोमोटर्स को, हम उनको ऐसे इक्विटी शेयर इशू कर दें, एंड नॉर्मल वोटिंग राइट्स उनके वोटिंग राइट ज्यादा होंगे, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता, ओनली फॉर सर्टेन पीरियड। एक पीरियड के बाद ये इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स which have been issued to the promoters of the company, they get converted into the equity shares with equal rights, या कह सकते हैं ordinary equity shares, या they get converted into ordinary equity shares। ordinary means जैसे औरों को वोटिंग राइट्स है वैसे ही आपको ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं, पहले मैंने, और इस बार डिटेल में आप आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ेंगे, वहां डिटेल में इसका अमेंडमेंट है, और एलओडीआर में भी है। तो मान लिया कंपनी के प्रोमोटर्स कुछ इक्विटी शेयर में सुपीरियर वोटिंग राइट होल्ड कर रहे हैं, क्लियर, और कंपनी के टोटल वोटिंग राइट 100 है। जैसे वन ऑफ द शेयर होल्डर ए इज होल्डिंग आउट ऑफ 100 वोटिंग राइट्स 20 वोटिंग राइट्स के पास है, ए के पास। ऐसा हो सकता है कि जब प्रोमोटर्स की इक्विटी में सुपीरियर वोटिंग राइट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी विद इक्वल राइट्स या ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, तो क्या कंपनी के टोटल वोटिंग राइट्स कम हो जाएंगे? यस, क्योंकि अभी सेम शेयर ऑफ प्रोमोटर को सुपीरियर वोटिंग राइट था, अब ऑर्डिनरी राइट्स हो गया, तो हो सकता है नंबर ऑफ वोटिंग राइट टोटल कम हो जाए। अच्छा देखिए, जब टोटल वोटिंग राइट 100 थे, एक और 20 थे, इसका परसेंटेज है 20%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कंपनी के टोटल वोटिंग राइट गेट रिड्यूस टू 80, 100 से रिड्यूस हो गए 80 टोटल वोटिंग राइट्स आते हैं। क्यों हो गए? बिकॉज प्रोमोटर्स के पास पहले इक्विटी से सुपीरियर वोटिंग राइट थे, मतलब नंबर ऑफ वोट ज्यादा थे ऑन द सेम इक्विटी शेयर, अब नंबर ऑफ वोट्स कम हो गए, तो कंपनी के टोटल वोटिंग राइट 100 से 80 हो गए। अगर हम परसेंटेज देखें, ए के पास अभी भी 20 नंबर ऑफ शेयर पहले जितने ही उतने ही है, लेकिन पहले उसके वोटिंग राइट 20 वोटिंग राइट, अभी 20 वोटिंग राइट है, लेकिन पहले 20 वोटिंग राइट ए के पास है आउट ऑफ 100, अब 20 आउट ऑफ 80, तो परसेंटेज में देखा जाए क्या 25% हो गया, परसेंटेज में देखा क्या 25%। इट मीन दैट ए पहले भी 20 वोटिंग राइट होल्ड कर रहा था और अभी भी 20 कर रहा है, लेकिन प्रमोटर्स के पास जो इक्विटी शेयर में सुपीरियर वोटिंग राइट्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए? इक्विटी शेयर में इक्वल राइट्स या ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, उसकी वजह से टोटल वोटिंग राइट्स कम हो गए। टोटल वोटिंग राइट इसका परसेंटेज के हिसाब से ए का वोटिंग राइट क्या होगा? बढ़ गया। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो 20 ही वोटिंग राइट है, लेकिन परसेंटेज 20% 25 हो गई। अच्छा, इफेक्टिवली देखा जाए क्या ए रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में फॉल कर गया? बिकॉज व्हेन यू रीच टू द लेवल ऑफ 25%, डोंट यू थिंक यू हैव टू मेक द ओपन ऑफर। बट देखा जाए ए ने कुछ थोड़ी किया, ए ने थोड़ी कुछ किया। दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी 25% के रेंज में हैं और आपकी वोटिंग गेट्स इंक्रीज बाय मोर देन 5% इन वन फाइनेंशियल ईयर, क्या उसमें रेगुलेशन 3-2 अट्रैक्ट होता है? तो मैंने जब 3-1 एग्जांपल जैसे 3-2 भी हो सकता है, 3-2 भी हो सकता है कि मान लो ऑलरेडी उसका 25% उससे ज्यादा शेयर थे बट लेस देन 75%, एंड इज वोटिंग रेट गेट्स इंक्रीज बाय मोर देन 5% बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर सुपीरियर वोटिंग राइट इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। तो ऐसे केसेस में ऑल्दो ए में फॉल इनटू 3-1 और 3-2, बट देयर शुड नॉट बी एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, मतलब रेगुलेशन 4 अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में एज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ओपन ऑफर, एज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द ओपन ऑफर। तो ये एक नया कंसेप्ट है
उसका इफेक्ट यहाँ भी आ गया इन द एग्जामिशन। रेगुलेशन 10 टू तो अबॉलिश हो गया, लेकिन 10 सब रेगुलेशन 2 की जगह क्या आ गया, सब रेगुलेशन 2 ही आ गया, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको दिस इज हाउ वी हैव। तो बेसिकली एक चेंज है, एंड ये जैसे मैं वो पढ़ता हूँ, देखिए एन इंक्रीज इन द वोटिंग राइट्स ऑफ एनी शेयरहोल्डर लेट्स से ए बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे क्या है, स्टुपुलेटेड इन सब रेगुलेशन 1 and 2 ऑफ रेगुलेशन 3। 1 में तो है कि रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25%, 2 में क्या है, ऑलरेडी इन द रेंज ऑफ 25 और मोर बट लेस 75 एंड इंक्रीज बाय मोर देन 5% इन फाइनेंशियल ईयर विदाउट द एक्विजिशन कंट्रोल। कंट्रोल एक्वायर नहीं होना चाहिए, तो पहले हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन 4 अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ एग्जामिशन सिर्फ रेगुलेशन 3 से रेगुलेशन 4 से नहीं है। पर्सुएंट टू कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। इसके शेयर नहीं है, किसी प्रमोटर के हैं, प्रमोटर के पास इस तरह के शेयर हैं, वो ऑर्डिनरी वोटिंग इक्विटी में कन्वर्ट हुआ। Pursuant to the conversion equity share with superior voting rights into ordinary equity shares shall be exempted from the obligation to make the open offer under regulation number 3A। एंड ये नया आ गया, हाँ कह सकते हैं रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2 ओमिट हो गया एंड उसकी जगह रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2A ऐड हो गया। एंड जो क्योंकि नया कंसेप्ट सुपीरियर वोटिंग राइट का आ गया, उसी से कनेक्टेड ही आपको यहाँ पे इसका इफेक्ट आ गया। तो दैट इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन द टॉपिक टेक ओवर। सारे चेंजेस ये एग्जामिशन रेगुलेशन 10 में थे, वो मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर 196 एंड 197। नाउ वी मूव ऑन टू द अमेंडमेंट्स इन द टॉपिक वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप जो टॉपिक है, दैट इज द चैप्टर नंबर 10। इसमें पेज नंबर 324, 325, 324, 25, वहां एक टॉपिक हु में पिटीशन, कंपल्सरी वाइंडिंग जो पढ़ते हैं, तो उसमें एक टॉपिक है तो हु में पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के लिए कौन पिटीशन लगा सकता है, हु में पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। यहां पे इस टॉपिक में हु में पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, यहां पे एक पॉइंट आता है आपका डी पॉइंट, द आरओसी, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। तो इसकी डिटेल में देखा, आरओसी पिटीशन लगा सकता है ऑन ग्राउंड्स सेक्शन 2, ये तो सेक्शन 272 चल रहा है आपका हु में पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। किस ग्राउंड पे, सेक्शन 271 के ग्राउंड पे, सेक्शन 271 ग्राउंड्स बी टू डी, वहां 5 ग्राउंड दे रखे हैं, 271 क्लॉज ए बी सी डी ई, और आरओसी को जो परमिशन है बी टू डी, बी ग्राउंड पे, सी ग्राउंड पे, डी ग्राउंड पे, मतलब आरओसी सेक्शन 271 क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, इन 3 ग्राउंड पे वाइंडिंग का पिटीशन लगा सकता है। अब ये चेंज ही आ गया, अमेंडमेंट ही आ गया है, बी टू डी तो है ही है, अब ये बी टू ई हो गया। इसका मतलब क्या है, नाउ द आरओसी कैन मेक अ पिटीशन फॉर द वाइंडिंग कंपनी ऑन 4 ग्राउंड्स। आरओसी 4 ग्राउंड्स पे वाइंडिंग का पिटीशन लगा सकता है, 4 ग्राउंड्स पे, बी टू ई, ठीक है, बी टू डी की बजाय बी टू ई 4 ग्राउंड पे, पहले 3 ग्राउंड था। इसका मतलब कि अब 3 ग्राउंड तो सेम ही रह गए। नाउ आरओसी अमेंडमेंट ये कि नाउ द आरओसी इज अलाउड टू मेक अ पिटीशन फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग कंपनी टू द एनसीएलटी on any of the grounds B, C, D, E given under section 271। तो मतलब ऐड क्या हो, E ऐड हो गया, मतलब B to D तो पहले भी था अभी भी है, अब एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया। E में क्या था, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, याद है आपको, डिटेल में हमने पढ़ा है। इसका मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट क्या है, नाउ द आरओसी, इफेक्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट इज दैट नाउ द आरओसी कैन फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड ऑल्सो, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड ऑल्सो एंड अगेंस्ट द कंपनी, मतलब एनसीएलटी को आरओसी किसी कंपनी के जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे भी आपको वाइंडिंग का पिटीशन लगा सकता है, जो कि पहले अलाउड नहीं था। ये नया एक्स्ट्रा ऐड हो गया। बाकी बी टू डी जो तो पहले थे, तो पहले 3 ग्राउंड पे अलाउड था, आरओसी को अब 4 ग्राउंड पे हो गया, ये एक चेंज है। तो नाउ इनका इफेक्ट है कि नाउ द आरओसी अलाउड इवन टू फाइल अ वाइंडिंग का पिटीशन अगेंस्ट कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल टू द एनसीएलटी, जो कि पहले इस ग्राउंड पे अलाउड नहीं था। बाकी 3 ग्राउंड बी सी डी जो सेक्शन 271 में दे रखे वो तो अभी भी है, पहले भी था, एंड एक्स्ट्रा ही ऐड हो गया। एक छोटा सा अमेंडमेंट था इन द टॉपिक वाइंडिंग अप, एंड इसमें और कोई अमेंडमेंट नहीं इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिए आपको,
Chapter number 6, funding of mergers and takeovers. फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेकओवर्स। इस टॉपिक के अंदर पेज नंबर 230 एक टॉपिक दे रखा है इन चैप्टर 6 फंडिंग ऑफ मर्जर एंड पेज नंबर 230 एक टॉपिक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ईसीबी पेज नंबर 230। ये टॉपिक पूरा का पूरा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो करीब पेज नंबर 230 से स्टार्ट होगा, आई थिंक 231 तक जाता है, 1.5-2 पेज का टॉपिक है, कंप्लीटली न्यू। ये टॉपिक कंप्लीटली न्यू आपका, क्योंकि ईसीबी पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज हो गई है, तो न्यू पॉलिसी के हिसाब से पूरा टॉपिक कंप्लीटली न्यू। तो जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो पेज नंबर 230 से स्टार्ट होगा, आई थिंक 231 तक जाता है, ये कंप्लीटली आपका नया आपको पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट की ईसीबी पॉलिसी आपको चेंज हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका इफेक्ट यहां पे आ गया। अब पेज नंबर 230 से स्टार्ट होके और 230 के स्टार्टिंग शुरू ऊपर दे रखा है और 231 के लास्ट तक है, तो ये पूरा का पूरा नया टॉपिक आपको हो गया एंड दैट इज द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ये सब जो अभी तक जो अमेंडमेंट ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ईसीबी के आपके, ठीक है, ये सारे अमेंडमेंट्स कॉमन थे न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए, सीआर के जो पेपर हैं। लेकिन जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के जो अमेंडमेंट्स हैं वो दोनों के मैं अलग अलग बताऊंगा, न्यू सिलेबस का अलग, ओल्ड, क्योंकि न्यू सिलेबस में बहुत डिटेल में है तो उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट मुझे बताना पड़ेगा, और ओल्ड में काफी ब्रीफ में है, ऐसे उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट, तो उसकी दोनों के अमेंडमेंट क्लास अलग अलग होगी, ओल्ड सिलेबस का सीआर और न्यू सिलेबस का सीआर। हेलो एवरीवन, today I am going to discuss the amendments in the economic, business and commercial law paper. That in short we call the EBCL. Whatever the amendments are there in this paper, EBCL paper of executive program, new syllabus, which are applicable for June 2020 exams. और यहां मैं जो amendments कवर करने जा रहा हूं, that is the changes which have happened during the period 1st of July 2019 to 31st of December 2019। इन 6 महीनों में 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं and which is a part of this paper economic, business, commercial law, that is what I am going to discuss in today's lecture। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पहले से जो आप पढ़ रहे हैं या मटेरियल है या लेक्चर है आपके पास या बुक्स हैं, दे आर ऑलरेडी अपडेटेड अप टू 30th of June 2019, 30 जून 2019 तक की अमेंडेड बुक्स, अमेंडेड लेक्चर्स आपके पास हैं, विच वर रेलिवेंट फॉर दिसंबर 2019 एग्जाम। आप जानते हैं 6 महीने का गैप इंस्टीट्यूट अलाउ करता है कि पिछले 6 महीने तक के अमेंडमेंट्स वहां तक अपडेट। नाउ फॉर जून 2020 एग्जाम the amendments which are applicable is up to 31st December 2019। जो 1 जनवरी 2020 onwards जो amendments हो रहे हैं, that is not relevant, they are not applicable for June 2020 exam। इसलिए हम जून 2020 एग्जाम के लिए मैं अमेंडमेंट करा रहा हूँ। इसका तो वो अमेंडमेंट जो पिछले 6 महीने में हुए हैं, मतलब जो लास्ट एग्जाम के लिए आपने जो पढ़ा था फॉर दिसंबर 19, उसके बाद वहाँ 30 जून 2019 तक के अमेंडमेंट आपने पढ़े हैं अपडेटेड लॉ, उसके बाद अगले 6 महीने की 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 इस पीरियड के अमेंडमेंट्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, विच आर इन रिलेशन टू दिस पेपर EBCL एंड दे आर ऑल रेलेवेंट, दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम। लेकिन 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं
वो जून 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे पूछते हैं कि साहब फरवरी में कोई अमेंडमेंट आ गया, सर ये आपने बताया नहीं। बेटा वो जून अमेंडमेंट तो आ गया, बट वो जून एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जून एग्जाम के लिए एप्लीकेबल जो है अप टू 31 दिसंबर 2019। हम 30 जून 2019 तक के अमेंडमेंट्स हम एजम्पशन में लेके चलो, आपको पहले पता है, आपने दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए तैयारी की होगी। तो उसके बाद अगले 6 महीने जिसके चेंजेस आपके कमिंग जून 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज लेक्चर। इज इट ओके? नाउ ऑल्दो मैं अमेंडमेंट इस लेक्चर में कवर करूंगा फॉर द पेपर EBCL इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल, लेकिन इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे मैं बताते रहूंगा। The same amendments are also relevant. The same amendments are also relevant for the other papers. तो मैं बताता रहूंगा कि साहब ये इस पेपर में भी ये सेम अमेंडमेंट वहां पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मैं नोट्स सबके अलग अलग दूंगा, लेक्चर्स भी हम अरेंज कर देंगे अलग अलग, लेकिन आपको मैं बताता रहूंगा। तो बेसिकली टुडेज लेक्चर इज फॉर EBCL, बट मैं बीच में बताता हूँ साहब अब EBCL में कई चैप्टर में अमेंडमेंट है, तो मैं बताता हूँ साहब इस चैप्टर के अमेंडमेंट EBCL में सेम अमेंडमेंट इस पेपर में भी है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं अपने आप बताता रहूंगा, तो वो आपको मैं क्लियर कर दूं कि साहब बेसिकली वो अपने आप टॉपिक के साथ बीच में चलता रहेगा। सबसे पहले मैं जो ले रहा हूं अमेंडमेंट, जो इन द EBCL पेपर एक चैप्टर 5 है इन EBCL पेपर, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ पेपर। उस चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 इन EBCL पेपर, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ पेपर। एक्चुअली ये पूरा का पूरा चैप्टर ही चेंज हो गया, entire chapter, reason being changed, क्योंकि गवर्नमेंट की न्यू ECB पॉलिसी आ गई है। एंड जब न्यू ECB पॉलिसी आ गई तो इस चैप्टर के अंदर पूरा ECB पॉलिसी के ऊपर ही कवरेज है। तो जब पॉलिसी पूरी की पूरी ये मतलब एग्जिस्टिंग ECB पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस नहीं किए, कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट है, रादर द ओल्ड पॉलिसी हैज बीन स्क्रैप्ड एंड न्यू पॉलिसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। जैसे हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया, मतलब पूरा एक लॉ नए लॉ से रिप्लेस हो गया। एग्जैक्टली न्यू ECB पॉलिसी आ गई, पहले वाली पॉलिसी में अमेंडमेंट नहीं है एंड पहले वाली पॉलिसी स्क्रैप हो गई है। तो जब पूरी पॉलिसी नहीं आ गई है और ये पूरा चैप्टर उसी बेस्ड है, तो डोंट टू थिंक पूरा चैप्टर चेंज हो गया। तो इसलिए इस चैप्टर को पूरा नया सीरीज हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये पूरा चैप्टर ही पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो जो आपकी किताबों में पहले से जिनके पास अपडेटेड अप टू 30 जून 2019 बुक्स हैं, उनमें पुरानी ECB पॉलिसी के हिसाब से चैप्टर तैयार किया हुआ है, लेकिन अब आपको मैं पूरा नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि साहब पूरा ECB पॉलिसी अकॉर्डिंगली, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपको नया सीरीज से पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ECB पॉलिसी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इज दैट ओके? एक अच्छा, ये तो मैंने बताया EBCL में, लेकिन सेम चीज सेम इफेक्ट मैं आपको मैंने बताया ना, और भी पेपर्स में सिमिलर काइंड ऑफ चेंजेस आपको नजर आएंगे। इन द CMSL पेपर, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस नहीं, ओल्ड सिलेबस। न्यू सिलेबस में EBCL पेपर में कवर्ड है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पॉलिसी। ओल्ड सिलेबस में ये कहां कवर्ड है? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का जो पेपर ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वहां पे ये टॉपिक कवर्ड है। कहां कवर्ड है? वहां पे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15, उसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इस चैप्टर के अंदर पहले तो आपको ग्लोबल डिपॉजिटरी, GDR, EDR के बारे में डिस्कशन है। उसके बाद हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑन द ECB पॉलिसी।
तो पूरी की पूरी पहले ईसीबी पॉलिसी पुरानी के हिसाब से चैप्टर, वो सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर, पूरा चैप्टर चेंज नहीं हुआ। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, चैप्टर नंबर 15 सीएमएसएल के अंदर जीडीआर एडीआर वो तो एचडीटी रहेगा, और उसके आगे जो ईसीबी जो डिस्कस किया हुआ वो पूरा नया जो अभी मैं लेक्चर में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका ये वाला जो टॉपिक जो न्यू ईसीबी पॉलिसी के बेसिस पे ईसीबी टॉपिक में डिस्कस करूंगा, इट इज रिलेवेंट फॉर चैप्टर 5 ऑफ ईबीसीएल न्यू सिलेबस एंड चैप्टर 15, हाफ ऑफ द चैप्टर ऑफ चैप्टर 15 हाफ, क्योंकि उस चैप्टर में शुरू में जीडीआई के बारे में दे रखा है ऑफ सीएमएसएल ओल्ड सिलेबस पेपर, वहां भी एप्लीकेबल होगा, वहां भी एप्लीकेबल होगा। नंबर 3 और कहां एप्लीकेबल होगा देखिए, और कहां इसका इफेक्ट आएगा। एक जगह और इसका इफेक्ट आएगा, वो देखिए क्या है। एक पेपर अब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये ओल्ड सिलेबस में भी एज वेल एज न्यू सिलेबस दोनों में, इन दोनों में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में एक पेपर है फंडिंग ऑफ, सॉरी एक टॉपिक है, दोनों में जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेपर है ओल्ड सिलेबस, दोनों में एक टॉपिक है फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेक ओवर, एंड उस फंडिंग टॉपिक के अंदर बीच में आपको एक आता है ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, लेकिन इतना डिटेल में नहीं, ब्रीफ में है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्रीफ में आपको दे रखा है, दैट इज फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेक ओवर। उसके अंदर आपको ये ब्रीफ में जो दे रखा है, तो आप थोड़ा ब्रीफ में उस हिसाब से, लेकिन कुछ हद तक कवरेज है। हाँ ऑब्वियसली जब पॉलिसी चेंज होगी तो ऑब्वियसली न्यू पॉलिसी है, लेकिन ब्रीफ में इतना डिटेल में नहीं जितना मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो 3 जगह इसका इफेक्ट आएगा इस टॉपिक का, ईसीबी का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का। एक तो ईबीसीएल के चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा बाय द न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, चैप्टर 15 ऑफ सीएमएसएल ओल्ड सिलेबस हाफ ऑफ द चैप्टर, और एक आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, 2 पेपर हो गए ओल्ड सिलेबस का भी और न्यू सिलेबस का, दोनों में आपको एक फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेक ओवर टॉपिक के अंदर इसका कोई इफेक्ट आएगा, एंड नॉट इन डिटेल बट ब्रीफ में इफेक्ट उसका वहां भी आएगा। तो ये मैंने पहले बता दिया कि साहब ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इसका इफेक्ट कहां पे है, किन किन पेपर्स में, इज दैट ओके। नाउ we start with the topic external commercial borrowing. That is the ECB. First of all, ये होता क्या, what is the concept of external commercial borrowing? Basically, ECBs are nothing. They are the commercial loans, commercial borrowing for commercial purpose. Who can take it? Certain eligible resident entities. हम बार बार एक टर्म एलिजिबल मीन्स जो लॉ में जिनको परमिट कर रखा है, दे शुड बी पर्सन रेजिडेंट इंडिया, दैट इज रेजिडेंट वर्ल्ड। तो अभी कौन होगी पॉलिसी डिस्कस करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स आर कमर्शियल लोन्स व्हिच आर रेज्ड बाय टेकन बाय होम एलिजिबल रेजिडेंट, मतलब एलिजिबल कौन जो पॉलिसी में दे रखा है, पीआरआई होंगे, पर्सन इन इंडिया एंटिटी, रेज फ्रॉम होम, फ्रॉम, देखो एरो देखिए पैसा कहां से काम होकर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर्स। इससे आप ले रहे हैं कुछ ऐसे लेंडर जो लॉ रिकॉग्नाइज करेगा, और दे शुड बी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI। मतलब बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लोन्स हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए जाते हैं। लेने वाला कौन होना चाहिए, शुड बी सम एलिजिबल, जो कि लॉ में जिसको आप कैसे एलिजिबिलिटी दे रखी है, रेजिडेंट होना चाहिए। ये सब लॉ की पॉलिसी से पता लग जाए सब कौन एलिजिबल है, कौन ये है। किससे ले रहे हैं, फ्रॉम सर्टेन रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट लेंडर। अच्छा, जब ये लोन लेंगे तो क्या इसमें लोन की एक लिमिट्स होगी, साहब इतना ही ले सकते हैं, कम से कम इतने पीरियड्स को बोलते हैं मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं, अमाउंट में हम लिमिट लगाते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो इसकी पॉलिसी पूरी है, तो बोले उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं,
मतलब when this loan is taken in subject to certain parameters, norms, पैरामीटर मतलब नॉर्म्स, इस आप कितना ले सकते हैं, कितने पीरियड के ले सकते हैं, और अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, दैट इज पैरामीटर्स, उनको फॉलो करते हुए व्हेन कमर्शियल लोन्स आर टेकन बाय द एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम सर्टेन रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर्स, देन टेक्निकली दैट कमर्शियल लोन्स आर टेक्निकली कॉल्ड एज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अच्छा, एक चोर, जो पैरामीटर्स हैं वो टोटलिटी में फॉलो करना है, नॉट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि मान लिया 5 पैरामीटर्स अप्लाई हो रहे हैं, 5 नॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं कि ये भी है, ये भी फॉलो करना है, ये भी सब्जेक्ट टू ऑल दिस कंडीशन, तो सारे कुछ फुलफिल होने चाहिए। ये नहीं कि जब कुछ कंडीशन फुलफिल करते हुए आपने कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल करते आपने ईसीबी ले लिया, आप कुछ फॉलो नहीं किया, नो, ये पॉसिबल नहीं, इट शुड बी इन टोटलिटी, इट शुड बी इन टोटलिटी। और अगर हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर देखें तो जब भी कोई इंडिया में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की ट्रांजेक्शन करता है, मतलब बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से बोरिंग करता है विच इन द नेचर ईसीबी, then those transactions which are in the nature of ECB, they are governed by a legal framework, section 6 subsection 3 clause D of FEMA। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो FEMA तो लगेगा, आप जानते हैं, मैं एक बेसिक बात बताता हूँ अबाउट FEMA। तो एक्चुअली व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग which in the nature of external commercial borrowing, then the legal framework in this context is governed by the provisions of section 6 subsection 3 clause D of Foreign Exchange Management Act 1999। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ईसीबी फ्रेमवर्क। अच्छा, एक ध्यान, मैंने पहले बताया पूरा टॉपिक नया सिरे से पढ़ना है, मैं नए सिरे से पढ़ा रहा हूं, पहले वाला पूरा टॉपिक भूल जाइए, ये नहीं कि उसमें कोई अमेंडमेंट है, पूरी नई पॉलिसी आ गई, उसके अकॉर्डिंग नया पूरा टॉपिक हो गया। तो पहले मैं ले रहा हूं ईसीबी फ्रेमवर्क। आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, नोट्स के अंदर सब कुछ होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू न्यू ईसीबी पॉलिसी, हमारे पास 2 तरह के ईसीबी लिए जा सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मतलब जो ईसीबी हम ले रहे हैं किसमें ले रहे हैं, फॉरेन करेंसी में। और दूसरा इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मतलब हम जो ईसीबी ले रहे हैं किसमें ले रहे हैं, इंडियन रुपी में। अच्छा, आपको याद हो जो ओल्ड वाली पॉलिसी पढ़ते हैं उसमें था 3 तरह के ट्रैक थे, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। अब वो अब 2 ही तरह के हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, मतलब ये पूरी पॉलिसी चेंज हो गई, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, ये 2 ही मॉडल हमारे पास है। अब पैरामीटर्स में यहां लिख रहा हूं, पैरामीटर्स क्या क्या है। अब देखिए, पहला फॉर्म करेंसी, किस करेंसी में आप ले सकते हैं, 3 चीजें इसके अंदर। करेंसी, फॉर्म्स ऑफ ईसीबी इस फॉर्म में ले सकते हैं, एंड एलिजिबल बोरोवर्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर्टेन एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी कैन बोरो, एलिजिबल रेजिडेंट वही एलिजिबल बोरोवर्स। देखिए, फॉरेन करेंसी, अब ये 2 तरह के हमारे पास ईसीबी हो गए, एक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी और एक इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड, मतलब यहां पे आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा ईसीबी और यहां पे इंडियन रुपी मिलेगा। देखिए, अगर आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी लेते हैं तो करेंसी क्या होगी, एनी फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी। आई होप आप जानते हो फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है। वो करेंसी हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़ के जो वर्ल्ड की किसी भी करेंसी में फ्रीली कन्वर्टिबल हो जाती है। सारी करेंसी, मतलब इंडियन करेंसी के अलावा सारी करेंसी फ्रीली कन्वर्टिबल नहीं है। फॉरेन करेंसी तो है लेकिन फ्रीली कन्वर्टिबल नहीं है। जैसे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, उनकी ही करेंसी को हम फ्रीली कन्वर्टिबल, मतलब वर्ल्ड वाइड उनको रिकॉग्निशन मिला होता है, लाइक यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड,
दे आर सम एग्जांपल्स ऑफ, इनमें आप किसी भी डिनोमिनेशन में आप बोरिंग ईसीबी ले सकते हैं। इंडियन रुपी डिनोमिनेट, इसमें तो ऑब्वियसली बात है इन इंडियन रुपी ओनली, इंडियन रुपी ओनली, ऑब्वियसली बात है, नाम ही इंडियन रुपी, एक ही ऑप्शन है इन इंडियन रुपी ओनली। नाउ फॉर्म्स है ईसीबी, किस फॉर्म में आप ईसीबी ले सकते हैं? ये फॉरेन करेंसी, इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, ये लोन्स इंक्लूडिंग लोन ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, मतलब बाहर के बैंक से लोन ले सकते हैं। फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट नोट्स, मतलब क्या है कि प्रोमिसरी नोट जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग नेचर का है या फिक्स्ड रेट का है। बॉन्ड्स और डिवेंचर, लेकिन बॉन्ड डिवेंचर में क्या छोड़ के, अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको याद हो कि जो फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल जो बॉन्ड डिवेंचर होते हैं वो एफडीआई में आते हैं। अगर आपको अगर एक चीज समझ आती हो कि जो एफडीआई जो होती है फॉरेन डायरेक्ट जो इक्विटी से रिलेटेड है, मनी कमिंग इनटू इंडिया इन फॉर इक्विटी, और ईसीबी इज बोरिंग, नाम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो अगर एफडीआई जब पढ़ते हैं आपको याद हो, वहां पे एक आता है कि अगर एक इंडियन एफडीआई किस किस तरीके से ले सकती है, तो एक इंडियन कंपनी कोई डेट इंस्ट्रूमेंट भी इशू करती है, लेकिन वो फुल्ली कन्वर्टेबल और कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, फिर वो डेट नहीं मानते, क्या इक्विटी मानते हैं और उसको एफडीआई का पार्ट मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड डिवेंचर के फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो वो ईसीबी है, लेकिन वो कौन सा बॉन्ड डिवेंचर छोड़ के, जो फुल्ली भी कन्वर्टेबल है एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल, उनको, क्योंकि वो एफडीआई का पार्ट होगा, और एफडीआई ईसीबी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों साथ साथ नहीं चलती। इधर ट्रांजेक्शन विल बी गवर्न्ड बाय, आप बाहर से इंडिया में कोई पैसा आ रहा है, इधर इट विल बी गवर्न्ड बाय द ईसीबी पॉलिसी और गवर्न्ड बाय एफडीआई पॉलिसी। तो वो वाले केस हो ना, फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट के तो जो फंड रेज करते हैं वो एफडीआई का पार्ट मानते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड कर रखा है। ट्रेड क्रेडिट, अच्छा कोई चीज हम बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करें, उसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं, ट्रेड क्रेडिट है, बियॉन्ड 3 years, 3 साल से ज्यादा का ट्रेड क्रेडिट आपको मिल रहा है, इन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईसीबी। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एफसीसीबी, एफसीईबी एंड फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज तो समझते होंगे सब आपको, ठीक है, कि बाहर से कोई मशीन आपने किराए पे मंगा ली एंड ऑल दैट, ठीक है, और किराया सब चीज फाइनेंशियली। और एफसीसीबी और एफसीईबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, ये ओल्ड पॉलिसी में भी कंसेप्ट था, इस फॉर्म में भी आप यहाँ पे मंगा सकते हैं। नाउ अब आते हैं यहाँ पे इन द केस इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड, इसमें स्टार्टिंग की जितनी चीजें यहाँ थी सेम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एफसीसीबी और एफसीईबी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि नाम फॉरेन करेंसी, ये डिनोमिनेटेड किसमें था, फॉरेन करेंसी में, और आप यहाँ इसका मतलब फॉरेन करेंसी में फंड रेज कर रहे हैं, और यहाँ हम बोले इंडियन रुपी में रेज कर रहे हैं, दोनों थिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो जो चीज यहाँ पे इसमें थी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसी वाली में, सेम चीज यहाँ भी है, लेकिन ये दोनों चीज को छोड़ के इस मेथड, इस तरीके से आप रेज नहीं कर, लेकिन इसकी जगह ये बोल रहा है, हाँ जो बोरोवर है वो नॉर्मली आपको प्लेन बॉन्ड इशू कर सकता है। प्लेन बॉन्ड मीन्स जो कन्वर्टेबल नहीं है एंड दैट इज डिनोमिनेटेड इंडियन रुपी, और वो चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी इंडिया से बाहर करके फंड रेज कर सकता है, और चाहे तो पब्लिक इशू ला देता है, और पब्लिक इशू लाए तो लिस्टिंग वगैरह करानी पड़ेगी आउटसाइड इंडिया, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन वो प्लेन बॉन्ड हो गया, इसको वेनिला बॉन्ड बोलते हैं। वेनिला मीन्स जिसमें एक्चुअली वेनिला, जैसे हम एक टर्म अगर आप सुनते हो वेनिला बोलते हैं, ये वेनिला प्रोडक्ट है। तो वेनिला जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम सबसे बेसिक आइसक्रीम का वेनिला, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज ऐड कर देते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम बन जाती है। तो वैसे वेनिला का तो प्लेन प्रोडक्ट, तो प्लेन प्रोडक्ट मतलब सिंपली बॉन्ड है, डिवेंचर है, कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, और इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड है। तो इस तरीके से इसका मतलब इस वाले मेथड में बाकी सब कुछ तो सेम है, फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, ये हट गया, ये ऑब्वियसली हटेगा क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में। इसकी जगह क्या गया, आप प्लेन बॉन्ड इशू कर सकते हैं डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी, डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी। फिर आते हैं एलिजिबल बोरोवर्स, कौन बोरो कर सकता है, ठीक है, अंडर दिस रूट, अंडर दिस रूट। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसी में कौन कर सकता है, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड कौन कर सकता है। देखिए पहले एलिजिबल बोरो में सबसे एक लाइन सिंपल क्या लिखी हुई है, पहले इसकी बात करते हैं। ऑल एंटिटी एलिजिबल टू रिसीव द एफडीआई, इसका मतलब ये लिंक एफडीआई पॉलिसी कर रहा है, जो भी एफडीआई पॉलिसी रिसीव करने के लिए इंडिया में एलिजिबल हैं, जो भी एफडीआई ले सकती हैं, वो सब आपको ईसीबी भी ले सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। फर्दर द फॉलोइंग एंटिटी आल्सो एलिजिबल, इसका मतलब टू रेज द ईसीबी, मतलब क्या है, जो लोग एफडीआई पॉलिसी के हिसाब से एलिजिबल टू गेट द एफडीआई हैं, रिसीव द एफडीआई, वो दे आर आल्सो एलिजिबल टू रेज द मनी बाय वे ऑफ ईसीबी थ्रू द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी अलाउ कर रखा है एलिजिबल बोरोवर में, ये सब ये भी कर सकते हैं। फर्दर द फॉलोइंग एंटिटीज आर आल्सो एलिजिबल टू रेज द ईसीबी, कौन, वन पोर्ट ट्रस्ट, जो आपके जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती है, यूनिट्स इन एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर यूनिट्स हैं,
सिडबी नाम सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों को और अलाउ कर रखा है। ये भी आपको ईसीबी रूट से, इस रूट से आप बोरिंग कर सकते हैं। अब आते हैं इस केस में, यहाँ पे एलिजिबल इन द केस ऑफ इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट, इस रूट से हु आर द एलिजिबल बोरोस, हु आर द एलिजिबल बोरो। पहला बोला इसके अंदर ऑल द एलिजिबल बोरोस अंडर दिस कैटेगरी, मतलब यहां जो लोग हैं वो सब यहां भी अलाउड है। इसका मतलब क्या है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी है। इसका मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि सर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट, ये वाला जो रूट है इसमें एलिजिबल बोरोस ज्यादा है, तो जो यहां पे अलाउड है वो तो यहां अलाउड है ही है, साथ में एक्स्ट्रा भी है। इसके अलावा बोला है वो कोई भी ऐसी एंटिटी, वो चाहे कंपनी हो चाहे सोसाइटी हो, अगर आप माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में, किसमें है, यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस, अगर आपको एंटिटी है, चाहे वो कंपनी हो, सोसाइटी हो या कुछ हो भी, ट्रस्ट हो, और अगर रजिस्टर्ड है, शुड बी रजिस्टर्ड एंटिटी विच इन द बिजनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, वो भी एलिजिबल बोरोवर है अंडर द रूट ऑफ इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है आप जानते होंगे, द फाइनेंस प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, जैसे कोई छोटी सी कोई दुकान चला रहा है अपनी किराने की, उसको फाइनेंस चाहिए तो माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। ऐसे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किसी को छोटा मोटा लोन चाहिए, माइक्रो फाइनेंस। कोई घर से बैठ के अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है एंड छोटा मोटा काम कर रहा है, अपनी लाइवलीहुड रन कर रहा है, उसके लिए फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में जो एंटिटी इन्वॉल्व हैं और वो एंटिटी रजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपनी हो, ट्रस्ट हो, फर्म, सोसाइटी हो, दे आर ऑल्सो एलिजिबल बोरोवर अंडर ईसीबी रूट अंडर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। सिर्फ इंडियन रुपी वाले यहाँ पे नहीं है, इस वाले केस में नहीं था। इसका जो एलिजिबल बोरो यहाँ है वो सेम यहाँ भी है, प्लस एडिशनली क्या है, तो कह सकते हैं यहाँ पे सेकेंड जो रूट है इंडियन रुपी, इसके अंदर एलिजिबल बोरोर की लिस्ट थोड़ी बड़ी है एंड इट इज मोर वाइडर, इट इज वाइडर इन कंपेरिजन टू द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट। तो ये ईसीबी फ्रेमवर्क था जिसमें 3 पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, करेंसी ऑफ बोरिंग, फॉर्म्स ऑफ ईसीबी एंड एलिजिबल बोरोवर, और दोनों रूट के अंदर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी एज वेल इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। अच्छा, इसी के अंदर जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है, इसी के अंदर आया था कि साहब किस किस तरीके से ईसीबी ले सकते हैं। उसमें आपको 2 चीज आती है कि साहब एफसीसीबी के फॉर्म में भी ले सकते हैं और एफसीईबी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो एफसीसीबी क्या है, एफसीईबी क्या है, ये आप ऐसे पहले से जानते हैं, बट फिर भी ब्रीफली बताता हूं। देखिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, लेट्स से एक इंडियन कंपनी एफसीसीबी, ये बॉन्ड्स इशू कर रही है टू द रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर्स। ऑब्वियसली उन्हीं को इशू कर सकते हैं, उन्हीं से आप बोरिंग कर सकते हैं, और ये एलिजिबल बोरोवर है। बॉन्ड्स इशू करें, दे आर डिनोमिनेटेड, these bonds are denominated in any freely convertible, बताया था भी मैंने आपको, freely convertible foreign currency। साथ में इस बॉन्ड में कन्वर्जन ऑप्शन है, कि जो ये परचेज करेंगे, जो लेंडर हो, जो परचेज करेंगे वो लेंडर हो गया, ये बोरोवर हो गया, वो फ्यूचर में चाहे तो इसे इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन नाम क्या, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, कन्वर्जन का ऑप्शन है, इस नाम क्या, एंड फ्यूचर में कन्वर्ट कराने से कर सकता है। अच्छा, अगर ये कन्वर्ट कराता है तो क्या एक्स लिमिटेड को उस बॉन्ड के बदले में शेयर इशू करने पड़ेंगे? तो क्या इस चक्कर में एक्स लिमिटेड कंपनी के अंदर कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के जो कंट्रोल जिनका है, क्या उनका इक्विटी डायल्यूशन होगा? इक्विटी डायल्यूशन का मतलब क्या है, उनकी जो कंट्रोलिंग पावर कम हो जाएगी। वो कैपिटल का बेस बढ़ गया क्यों, नया शेयर इशू हुए, लेकिन उनकी होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर में सेम है, बट परसेंटेज के टर्म्स में क्या वो कम हो जाएगी। दैट विल लीड टू द इक्विटी डायल्यूशन इन द प्रमोटर्स और पीपल हैविंग द कंट्रोल ओवर द बोरोवर। लेकिन जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और इसका लीगल फ्रेमवर्क अलग है, वो सब चीज आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में आता है एफसीसीबी एफसीबी डिफरेंस लिखो या दोनों को एक्सप्लेन करो, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखिएगा। देखिए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड,
FCEB। देखिए इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस, लेट्स से कंपनी एक्स लिमिटेड, इसने बॉन्ड्स इशू किए, इसका ये बोरोवर है, जिसको बॉन्ड इशू किया, जिन्होंने परचेज किया, दे आर रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, लेंडर कह सकते हैं। दीज आर बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड विद सेम इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, मैं शॉर्ट में लिख दिया, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, वही सेम कंसेप्ट है। लेकिन कंपनी ने प्रॉमिस ये किया कि साहब साथ में कन्वर्जन ऑप्शन है, कन्वर्जन की जगह एक्सचेंज का ऑप्शन है। एक्सचेंज कैसे, कन्वर्जन ही वो एक्सचेंज बोल रहे हैं कि साहब हमारे कंपनी के बॉन्ड के बदले में फ्यूचर में ये जो लेंडर है, हम उनको वाई लिमिटेड के शेयर दिलवा देंगे, शेयर्स ऑफ वाई सम अदर कंपनी, उसको टेक्निकली इस लीगल फ्रेम बोलते हैं ऑफर्ड कंपनी। क्या बोलते हैं, ऑफर्ड कंपनी। इस आप फिलहाल हमारे बॉन्ड आप खरीद लीजिए, फ्यूचर में अगर आपको, तो कैसे एक्सचेंज है कि हमारे बॉन्ड छोड़ देना, बदले में हम एक्सचेंज में दूसरी कंपनी का शेयर दिलवा, दूसरी कंपनी डिफाइंड होगी, सब इस कंपनी के शेयर हमको दिलवाएंगे। तो नाउ है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। अच्छा एक चीज बताइए, जो बोरोवर था क्या इसके नए शेयर इशू है? नहीं। तो कैसे थे, इसकी कैपिटल बेस में कोई चेंज होगा जब एक्सचेंज होगा, क्योंकि अपने शेयर थोड़ी इशू कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इक्विटी डायल्यूशन इन द केस ऑफ एफसीबी नहीं होती, एफसीसीबी में होती है, तो सेम कंपनी के शेयर्स इशू होते हैं इन लीव ऑफ द डेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो उस पॉइंट भी सब कहते थे कि यहाँ पे सब इक्विटी डायल्यूशन नहीं होती इन द केस, लेकिन यहाँ पे एक नहीं दो कंपनी इन्वॉल्व होती है। क्यों? दो, एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया और दूसरी कंपनी जिसके फ्यूचर में उसके बदले में क्या मिलेगा, शेयर, मतलब बॉन्ड छोड़ दिए बदले में क्या मिलेगा, शेयर। तो कहते एक तरह एक्सचेंज है, मतलब ऑन द वन हैंड ये जो लेंडर है दे आर लीविंग द राइट्स, तो आपने पैसा लेंड किया तो वो भी आपका अधिकार छोड़ दिया, बदले एक्सचेंज किया, बदले में क्या मिल रहा है, किसी दूसरी कंपनी के जो डिफाइंड है शेयर्स, एंड दैट कंपनी टेक्निकली इन दिस कॉन्टेक्स्ट कॉल्ड एज द ऑफर्ड कंपनी। तो एक डिफरेंस हम ये बोलते हैं, एफसीसीबी के अंदर इक्विटी डायल्यूशन बोरोवर को होता है, लेकिन एफसीईबी में बोरोवर का इक्विटी डायल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो अपने शेयर इशू नहीं करता। दूसरा, एफसीईबी में दो कंपनी इन्वॉल्व होती है, एफसीसीबी में एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है, उसी के बॉन्ड और उसी के शेयर, एंड इस तरीके से, तो एक मैंने पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। इस तरीके से इंडियन कंपनीज कैन रेज द फंड अंडर द रूट ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, दोनों अलाउड है, एफसीसीबी एज वेल एज द एफसीईबी, दोनों रूट अलाउड है, एंड दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको रिकॉग्नाइज लेंडर्स। हमने एलिजिबल बोरोवर तो पढ़ लिया कि साहब हुआ द एलिजिबल बोरोवर इन बोथ द रूट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हुआ द रिकॉग्नाइज, किससे बोरोइंग की जा सकती है, मतलब हुआ द रिकॉग्नाइज लेंडर्स। देखिए जो भी लेंडर है इट शुड बी रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, ऐसी कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए, वो कैसी कंट्री, विच इज FATF कंप्लायंट। आपको ध्यान होगा, आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक के अंदर एक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल बॉडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, विच इज इंटरनेशनल बॉडी टू कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पे। तो इसकी अपने कुछ गाइडलाइंस हैं और हर कंट्री जो इसका मेंबर है उसको एक गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर मान लिया अगर किसी ए से आप बोरिंग कर रहे हैं, वो लेंडर है, A must be resident of any country which is a member of FATF and which is complying with the guidelines of the FATF। इसका बेसिकली वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ की कंट्री के अंदर नॉर्म्स हैं, लॉस फॉलो है। जब बीच में आपको पता होगा पाकिस्तान को आपको FATF ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लैक लिस्टिंग करने की बात की थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे उल्टे सीधे काम होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो कंट्रोल करने के कोई लॉ नहीं बनाते। इसलिए बोला जो भी लेंडर है वो ऐसी, क्योंकि देखिए आप कहीं से भी बोरिंग कर लेंगे कोई भी लेंडर से, तो हो सकता है कोई गलत सारे लोग हैं जो इलीगल एक्टिविटी के लिए आपको इंडिया में पैसा दे रहा है, तो इंडिया में आपसे इलीगल एक्टिविटी करवाएंगे, तो अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी विल गेट एडवर्सली अफेक्टेड। तो
उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेंडर पे भी कंट्रोल करेंगे, लेंडर कैसा होना चाहिए, इशू रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विच इज कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स ऑफ एफएटीएफ और इट इज कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स ऑफ आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, मतलब एक बॉडी उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, उसके कंप्लायंस वो कंट्री करती हो जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसे ही बंदे से आप बोरिंग कर सकते हैं, वो दैट ओनली। ये क्या लिखा होता है, लेंडर शुड बी रेजिडेंट ऑफ, कहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर एफएटीएफ कंप्लायंट कंट्री, मतलब ऐसी कंट्री का आप रेजिडेंट हो जो एफएटीएफ की गाइडलाइंस को कंप्लाई करती है, और इट शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन कंप्लायंट कंट्री इंक्लूडिंग ऑन ट्रांसफर ईसीबी। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लिया किसी एक्स ने ए से ईसीबी ले रखी है और ए इन कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, वैसे तभी ले सकते हैं लीगली। क्या सुना, लोन ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ए ने वो लोन ट्रांसफर बी को कर दिया, मतलब क्या है, अब एक्स का लेंडर ए नहीं कौन है, बी है। अब एक्स का लेंडर मतलब ए ने डायरेक्टली ए से लोन लिया था, सॉरी एक्स ने ए से लोन लिया था, लेकिन ए ने अब क्या किया, वो पढ़ते हो ना, पढ़ते हो इंडोर्समेंट ये वो, ठीक है, या बेसिक राइट्स को ट्रांसफर कर देगी। आप हो सकता है ए ने एक्स से पैसे रिकवर करने हैं, ए ने बी को देने हैं, ए ने क्या किया, मैं आपको नहीं देता, डायरेक्टली आप एक्स से रिकवर करें, समथिंग लाइक दैट। तो कैसे ए ने अपने राइट्स को ट्रांसफर बी को, नाउ हु हैज बिकम द न्यू लेंडर टू एक्स, बी। तो बी जिसको आपने ट्रांसफर किया ना ईसीबी का राइट, वो बी भी आपको एक कंडीशन फुलफिल करेगा, मतलब ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विच इज एफएटीएफ कंप्लायंट और आईएसओ कंप्लायंट, ये जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये तो जनरल बात होगी रिगार्डिंग द रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कि साहब ये रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स हो सकते हैं, और सिंपल सी बात है, जिस भी से आप बोरिंग कर रहे हैं जो लेंडर है वो ऐसी कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए जो एफएटीएफ कंप्लायंट है या आईएसओ कंप्लायंट है, और चाहे वो उसने खुद लोन दिया और चाहे वो उसने ट्रांसफर के थ्रू एज ए लेंडर राइट आ गया, अल्टीमेटली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीजें दे रखी है, क्या, हाउएवर, नंबर 1, multilateral and regional financial institutions where India is a member country will also be considered, मतलब ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मल्टीलेटरल मतलब कई सारे कंट्री में ऑपरेट करते हैं या किसी रीजन में, सुना होगा एशिया पैसिफिक, मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन में काम करते हैं या पूरा एशिया में काम करते हैं। तो मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें इंडिया मेंबर है, उस ग्रुप के अंदर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, वैसे मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रीजनल वो भी आपको लेंडर बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी मेंबर है तो हमें भी पता है कि सब वहां क्या हो रहा है, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको लेंडर बन सकते हैं। इंडिविजुअल्स एंड लेंडर कैन ओनली परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर, मतलब जो बोरोवर है, जैसे मान लीजिए बोरोवर इज इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी वो बोरोवर है, तो उस इंडियन कंपनी के अगर फॉरेन कुछ इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो वो चाहे तो उनसे, आपने पैसा तो इक्विटी के फॉर्म में उनसे ले रखा है, आप चाहे तो उनसे ईसीबी ले सकते हैं, मतलब वो भी आपके लेंडर बन सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स आपके लेंडर बन सकते हैं प्रोवाइडेड वो आपसे पहली बार एसोसिएट नहीं हो रहे, मतलब बोरोवर से, वो पहले से ही बोरोवर एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉर इक्विटी शेयर, और मतलब बाहर के रहने वाले फॉरेन इक्विटी शेयर, और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स और डिवेंचर लिस्टेड अब्रॉड। इसका मतलब क्या है, या तो आप ये बोला अगर आपके फॉरेन इक्विटी इंडिविजुअल वाले दो केस हो गए, इंडिविजुअल से आप किसी भी तरीके ईसीबी ले सकते हैं प्रोवाइडेड वो इंडिविजुअल जिससे आप ले रहे हैं वो आपका ऑलरेडी इक्विटी शेयर बाहर रहता है, या वो आपके नहीं भी अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही तो अगर आप डिवेंचर्स ऑफ बॉन्ड इंडिया के बाहर इशू करते हैं, उसकी लिस्टिंग कराते हैं जैसे एफसीसीबी एंड ऑल दैट, तो वो भी वो परचेज कर सकता है इंडिविजुअल। जब परचेज करने का मतलब क्या है, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है, वो आपको लेंड कर रहा है और इंडियन कंपनी बोरो कर रही है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉरेन ब्रांचेज और सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक, वो इंडियन बैंक है जिसकी आपको इंडिया के बाहर सब्सिडरी, इंडिया के बाहर ब्रांचेज, फॉरेन ब्रांचेज और फॉरेन सब्सिडरी किसकी, इंडियन बैंक, आर परमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ओनली फॉर एफसी फॉरेन करेंसी ईसीबी। दो रूट थे, फॉरेन करेंसी ईसीबी एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, सिर्फ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट के लिए, उसमें भी एफसीसीबी और एफसीबी अलाउड नहीं है। मतलब क्या है, अगर कोई एलिजिबल बोरोवर अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट से ईसीबी रेज कर रहा है तो उसमें आपको इंडियन कंपनीज, सॉरी इंडियन बैंक से फॉरेन ब्रांचेज या फॉरेन सब्सिडरी भी आपको लेंड कर सकती है, लेकिन दैट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ एससीबी एंड एफसीबी, वो परचेज वो नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या परचेज कर सकते हैं और किसी तरीके से लोन वोन दे सकते हैं, ठीक है। अब वो भी आपको फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट से, अगर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट, एक लॉजिकल सोच के देखिए, इंडियन रुपी में आप ले रहे हैं, लेने वाला कौन है, रेजिडेंट एंटिटी,
तो आप इंडिया में, इंडिया की जो ब्रांच है, इंडिया में जो बैंक है, उन्हीं से ले लीजिए ना, बाहर से लेने का मतलब है। तो अलाउड है लेंडर, लेकिन कब फॉरेन ब्रांचेज और सब्सिडियरी इंडियन बैंक अलाउड है, लेकिन कैसे, ओनली फॉर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट, और उसमें भी एफसीसीबी और एफसीबी मेथड से अलाउड नहीं है, और मेथड से आप लेना चाहें। अभी पढ़ा था किस किस तरीके से बोरिंग, फॉर्म्स ऑफ बोरिंग, तो सब चीज अलाउड है एक्सेप्ट द केस ऑफ एफसीसीबी एंड एफसीईबी, वो उस रूट से अलाउड, मतलब उस मेथड से, फॉर्म से अलाउड नहीं है। एंड बाकी इसके अंदर एक दो चीज और लिखी हुई, उतना पॉइंट आपको, तो ये तीन मतलब कहते हैं जनरली रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन होना चाहिए, फिर इसमें तीन चीज हमने ऐड कर दी कि ये भी रिकॉग्नाइज्ड लेंडर हो सकते हैं, मतलब इनको भी हम रिकॉग्नाइज करें, इनसे भी आप ईसीबी ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं।